बच्चों, हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था, इसका परिचय आपने इससे पहले के वीडियो में प्राप्त किया है। वो साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो इतना विस्तारित था कि वो 3 महाद्वीपों में उसका प्रसार प्रचार था। उसका जो फैलाव था, उसका जो अधिकार क्षेत्र था, वो 3 महाद्वीपों तक था। एक यूरोप महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप और तीसरा एशिया महाद्वीप। ठीक, इन 3 महाद्वीपों में उसके अधिकार क्षेत्र थे, उससे संबद्ध, उसके अधीन शासक थे। अब हम जब शुरू करते हैं 3 महाद्वीपों में फैला रोमन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? रोमन साम्राज्य। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका परिचय। तो सीधा सीधा है रोमन साम्राज्य अत्यंत विस्तृत साम्राज्य था। अत्यंत विस्तृत साम्राज्य था, बहुत ही दूर तक विस्तारित था, विस्तृत साम्राज्य था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र, विशाल राज्य क्षेत्र, विस्तृत राज्य क्षेत्र थे। वे आज के आधुनिक काल के, मॉडर्न एज जो है, आधुनिक काल के यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया तक था। ठीक, पश्चिमी एशिया का मतलब ये मान के चलिए, आपका मैंने पहले बताया, ये ऐसे। तो अगर ये देखा जाए, अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप और ये एशिया महाद्वीप का पूरा हिस्सा है। सॉरी, ये अफगानिस्तान के पास से। ठीक, तो ये ऐसे कर दिया जाए तो ये पूरा हो गया, ये हो गया पश्चिम। पश्चिमी तो हो गया एशिया, जो एशिया महाद्वीप जिसमें चीन ये आ रहा है। ठीक, तो ये सब क्या हुआ, यहाँ से अगर देखा जाए इधर तो पूरा भी इधर पश्चिम है। इनके हिसाब से अगर चला जाए पूरा क्षेत्र जो है, तो इनके क्या होगा, इनके पूरब होगा। लेकिन वास्तव में ये एशिया का जो पार्ट है, एशिया का पश्चिमी भाग है। एशिया महाद्वीप का पूरब तो यहाँ होगा। एशिया महाद्वीप, मान लीजिए ये एशिया महाद्वीप है, तो इसका पूरब यहाँ होगा, पश्चिम यहाँ, उत्तर यहाँ, दक्षिण यहाँ होगा। लेकिन अगर विस्तार होते होते रोमन साम्राज्य यहाँ तक पहुंच जाए, तो हम क्या कहेंगे कि रोमन साम्राज्य एशिया महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र को कब्जे में लिए था। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि यूरोप महाद्वीप पूरा, उत्तरी अफ्रीका यानी अफ्रीका का जो उत्तरी क्षेत्र है ये, और इसका पश्चिमी क्षेत्र, और ये पूरा ऐसे। तो क्या हो गया, एक हाफ सर्कल बनता है ऐसे, अर्धचंद्राकार पूरा क्षेत्र जो इसने एक्वायर करके रखा था। ठीक है, तो अब इसके आगे 1 मिनट। बहुत ही दूर तक विस्तारित और अर्धचंद्राकार हिस्सा था। इस अध्याय में हम जो पढ़ने वाले हैं, इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि इस पूरे साम्राज्य का जो विकास हुआ, इस पूरे साम्राज्य का जो गठन हुआ, साम्राज्य का गठन वो कैसे हुआ, किन सिद्धांतों से निकलकर, किन व्यवस्थाओं से निकलकर ये आगे बढ़ा और एक बड़े साम्राज्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ। इसको हमको देखना है रोम के बारे में। रोम क्या है? इटली का एक शहर है, इटली का शहर। ठीक, रोम इटली का शहर है। तो इस शहर के नाम पर पूरा साम्राज्य कैसे गठित हुआ, हम इसको देखने वाले हैं वीडियो में। और किन किन राजनैतिक ताकतों ने
ताकत मतलब शासक। कौन कौन से ऐसे शासक हुए, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसे, इसके भाग्य को बनाया। ठीक, यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि इसका गठन कैसे हुआ और कौन कौन से ऐसे शासक हुए, राजनीतिक ताकतें कौन सी हुई जिन्होंने इसके निर्माण में योगदान दिया या इसके भाग्य को इतना सजाया, संवारा और विस्तारित किया। ये सारी चीजें हमको मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर महिलाओं की दशा का पता चलेगा, महिलाओं की दशा का पता चलेगा। और यहाँ पर यह भी पता चलेगा कि महिलाओं की दशा कानूनी तौर पर बहुत अच्छी थी। कानूनी तौर पर बहुत अच्छी का मतलब यह है कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां का जो संविधान था, उससे महिलाओं को अधिकार प्राप्त थे। शोषण के खिलाफ जो भी सारी चीजें होती, जो अधिकार, जो राइट्स होने चाहिए वुमेन्स के, वो सारे इनको प्राप्त थे। यानी कि एक ऐसी सभ्यता जो बहुत ही पुरानी है, लेकिन अपने विकास क्रम के मामले में, अपनी उन्नति के मामले में आज के आधुनिक समाज के कई देशों को टक्कर देती है या कई देशों की बराबरी करने की क्षमता रखती है। अगर देखा जाए महिलाओं को मतदान का अधिकार, तो सबसे पहले किस देश ने दिया? सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया था। महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार न्यूजीलैंड से मिला, वो भी 28 नवंबर 1893 में। ठीक, यानी कि आधुनिक दौर में आने के बाद इतना लंबा समय लग गया महिलाओं को अधिकार प्राप्त होने में, मतदान का अधिकार प्राप्त होने में, जबकि ये इतनी पुरानी सभ्यता है, इतने पहले की बात है, तब महिलाओं को इस तरह के पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुआ करते थे। यानी कि इसका मतलब यही है कि ये जो सभ्यता थी, बड़ी ही रिच सबसे जो है सिविलाइजेशन था, बहुत ही जो है धनी सभ्यता थी अपने विकास कार्यक्रमों के मामले में और अपने सिद्धांतों के मामले में। जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो अब हम आएंगे अर्थव्यवस्था पर। तो जो अर्थव्यवस्था की बात है रोमन साम्राज्य में, अर्थव्यवस्था काफी हद तक दास श्रम पर आधारित थी। दास श्रम पर आधारित थी कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य घटक हुआ करता था वो होते थे दास। यानी पूरी कृषि का कार्य, बिजनेस का जो भी कार्य है, जो भी व्यापारिक कार्य है, उसमें दास जो होते थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब जहां पर दासों की संकल्पना आ जाती है, वहां पर स्वतंत्रता कहीं ना कहीं तो बाधित हो ही जाती है। तो यही कारण था कि बहुत सारी जनसंख्या स्वतंत्रता से वंचित रह जाती थी। दास प्रथा होने के कारण ही बहुत सारी जनसंख्या स्वतंत्रता से वंचित रह जाती थी, क्योंकि अगर सबको स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया, समानता का अधिकार मिल गया, तो दास कौन बनेगा? राजा, वहां का शासक तो दास बनेगा नहीं। दास तो कोई भिखारी ही बनेगा, गरीब ही बनेगा, कमजोर और मजबूर ही बनेगा। अगर सबको हम दे देंगे जो है संवैधानिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो भी आके कल लड़ाई लड़ेगा। तो यही मामला था कि बहुत सारी जनसंख्या ऐसी थी जो स्वतंत्रता से वंचित रह जाती थी। और यही कारण था कि 5वीं शताब्दी में इस साम्राज्य का
का पूर्वी भाग, सॉरी पूर्वी भाग नहीं है, पश्चिमी भाग है, का पश्चिमी भाग छिन्न भिन्न हो गया। छिन्न भिन्न हो गया का मतलब है कि वो उनके नियंत्रण में नहीं रहा। वो क्षेत्र जो पश्चिमी भाग था, यानी ऐसे देखा जाए तो पश्चिमी भाग क्या था, एशिया का जो क्षेत्र था, एशिया जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान तो नहीं था उस समय, भारत का जो क्षेत्र था ऊपर का, आर्यावर्त का ऊपरी हिस्सा जो था, ये ऐसा वाला, ये सब पूरा एरिया जो था, जो है आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा था है। तो ये सारे क्या हुए, ये इनसे स्वतंत्र हो गए, इनके साम्राज्य से छिन्न भिन्न हो गए। जबकि पूर्व का आधा भाग, पूर्व का काफी भाग इनके कब्जे में बना रहा। तो पूरब का क्षेत्र था, जो इधर का क्षेत्र था, ये कह लीजिए उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र और कुछ यूरोप का क्षेत्र, ये दोनों इनके कब्जे में रहे और ये यहाँ वाला जो क्षेत्र था ये निकल गया। ये कारण था इनकी। अब ये तो हो गया इनका एक बहुत ही सूक्ष्म और संक्षिप्त सा परिचय। क्या परिचय में आपने देखा कि ये जो साम्राज्य है वो 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ है। इसका शासन क्षेत्र जो एशिया, पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है उसको कब्जे में लेता है, उधर उत्तरी अफ्रीका और पूरा यूरोप। इस तरह से अर्धचंद्राकार इसका पूरा साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। तो अगर कहीं पूछा जाता है कि रोमन साम्राज्य के विस्तार का आकार क्या था, तो अर्धचंद्राकार था। इसको देखा, उसके बाद आपने देखा जो राइट्स का मामला, अधिकारों का मामला, उसमें महिलाओं को कानूनी अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अर्थव्यवस्था दासों पर निर्भर होने के कारण काफी संख्या स्वतंत्रता से वंचित रह जाती थी, क्योंकि दास प्रथाएं वहां पर प्रचलित थी। ये सारी चीजें देखी। फिर आपने देखा कि इन दास प्रथाओं के कारण, आरोपित व्यवस्थाओं के कारण धीरे धीरे इनका साम्राज्य थोड़ा सा इसका पतन होने लगा, और पतन के कारण जो पश्चिमी क्षेत्र था, यानी जो एशिया का जो क्षेत्र था, वो इनके हाथ से धीरे धीरे निकलता गया, लेकिन पूर्वी भाग पर इनका अधिकार बना रहा। ये व्यवस्था यहाँ तक पहुंची। फिर अब हम देखते हैं कि जो स्रोत है, इनके इतिहास को जानने के जो स्रोत रहे हैं महत्वपूर्ण, वो कौन से हैं। स्रोत सामग्री। तो कौन सी स्रोत सामग्री है, तो रोम के इतिहासकारों के पास, जो रोम है, रोम के इतिहासकारों के पास सामग्री का विशाल भंडार है। क्यों? क्योंकि वहां पर लेखन कला प्रचलित थी, लोग लिखते थे, कुछ स्मारक अवशेष इमारतों के मिले हुए हैं, उनसे कुछ इतिहास सीखा समझा गया है, कुछ दंत कथाएं प्रचलित थी, कुछ शासकों ने अपने वर्ष वृत्तांत लिखे हैं, जो साल भर उनकी घटनाएं घटती थी, किसी लेखक से, किसी व्यक्ति से लिखवाते थे क्रमबद्ध तरीके से, तो कुछ वैसे इतिहास मिले हैं। तो यही कारण है कि जो रोमन इतिहासकार हैं, जो रोम का इतिहास लिखने के लिए आए आगे, उनको काफी विशाल भंडार मिला, काफी सामग्री उनको मदद के लिए मिली, ताकि वो इतिहास बेहतर ढंग से लिख पाए, क्योंकि पूर्व के जो शासक हुए उनके द्वारा काफी इतिहास के संदर्भ में सामग्रियां छोड़ी गई थी, जो पुरातात्विक भी थी, जो है अभिलेखीय भी थी, और मौखिक कहानियों के तौर पर भी थी, दंत कथाओं के तौर पर थी। आइए हम लोग देखते हैं सामग्रियां जो है 3 प्रकार की, वो कौन सी है। पहली है पाठ्य सामग्री, उसके बाद आता है प्रलेख सामग्री, और प्रलेख सामग्री के बाद आता है भौतिक सामग्री, या ये कह लीजिए पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक, ये क्या हो गए, लिखित साक्ष्य हो गए, और ये लिखित व मौखिक दोनों होते हैं। बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं, हमें पता नहीं किसने कहाँ सुनाई होगी, कहाँ से शुरू की होगी, लेकिन फिर भी वो ट्रांसफर होती जाती है जनरेशन टू जनरेशन।
हमने अपने दादी बाबा से सुना, आगे आने वाले बच्चे हमसे सुनेंगे, फिर उनसे आने वाले। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन उनका कोई और छोर नहीं है। वो सारी चीजें यहाँ से आती हैं। फिर उसके बाद लिखित सामग्री तो आप जानते ही, कोई लिख के इतिहास छोड़ा गया हो, कोई साक्ष्य लिखित शिलापट या पट्टिका छोड़ी गई हो, अथवा कोई पुस्तक लिखी गई हो, ये आपके लिखित इतिहास में आते हैं। भौतिक सामग्री में आपके मकान अवशेष, चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसके अंतर्गत आता था वर्ष वृतांत, ठीक, वर्ष भर घटी घटनाओं का वृतांत जो लिखते थे वो आता था। इसके अंतर्गत आते थे पत्र, व्याख्यान और कानून, जो कानून पारित होते थे वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती थी। फिर लिखित के अंतर्गत जो आता है वो है पैपायरस के पत्तों पर लिखा गया लेख, ठीक। पैपायरस एक पत्ता होता था, पैपायरस एक पेड़ होता था जिसके पत्ते पर जो है लेख लिखे जाते थे, तो काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखे जाते थे। तो इसको लिखने वाले को पैपायरोलॉजिस्ट कहते थे, ठीक। इसका काम होता था पैपायरस के पत्तों पर घटनाओं को लिखना। इसके बाद जो पुरातात्विक साक्ष्य आते हैं या भौतिक सामग्रियां आती हैं, उनके अंतर्गत हम देखेंगे तो हमें मिलती हैं इमारतें। इमारतों के बाद हमारा आता है स्मारक, और स्मारक के बाद आता है बर्तन और सिक्के, ठीक है। ये हमारे भौतिक साधन में आता है। तो ये तीनों प्रकार की सामग्रियां रोमन इतिहासकारों को प्रचुर मात्रा में उनके साम्राज्य के क्षेत्र से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण वो विस्तृत रूप से इतिहास लिखने में सफल हुए वहां का। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आएंगे इसकी और व्यवस्थाएं जो है साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण की स्थिति में, साम्राज्य के निर्माण की जो भूमिका रही है, निर्माण की स्थिति जो रही है, उसके आरंभिक कालखंड से हम लोग शुरू करेंगे। हालांकि आरंभिक काल बाद में हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन फिलहाल अभी इसके परिचय के अंतर्गत काफी कुछ चीजें हमें और सीखनी है जो हम लोग सीखने जा रहे हैं। ईसा मसीह की मृत्यु से लेकर, ईसा मसीह की मृत्यु जब हुई तभी से माना जाता है, सॉरी जन्म, मृत्यु नहीं है, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 650 ईस्वी तक, ठीक। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 650 ईस्वी तक, यानी कुल 650 वर्षों का इतिहास है। इसके अंतर्गत अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका व मध्य एशिया मुख्यतः दो शक्तियों के हाथों में बटे रहे, वो दो शक्तियां कौन सी थी? पहली थी रोम या रोमन साम्राज्य, और दूसरा था ईरान, ठीक। अब जब दो शक्तियों के बीच में बटा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे होंगे, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, अधिकांश समय वे लड़ते रहते थे, यानी अधिकांश समय में इनका आपस में विवाद चलता रहता था, इनमें संघर्ष होता रहता था अपनी सीमाओं को लेकर।
इन दोनों साम्राज्यों को अलग करने वाली एक अत्यंत सक्रिय पट्टी थी, जो फरात नदी के किनारे थी। ये फरात नदी के किनारे एक सक्रिय पट्टी थी और उसी के माध्यम से ये दोनों साम्राज्य एक दूसरे से अलग होते थे। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? ये इनके सीमा निर्धारण का काम था। किंतु हम पढ़ रहे हैं रोमन साम्राज्य, लेकिन कहीं कहीं पर जब बीच बीच में प्रसंग आ जाएगा तो हमें जो है ईरान को भी समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनको भी देखते चलेंगे। इसलिए बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है कि हम रोमन साम्राज्य पढ़ रहे थे तो ईरान को हम कहाँ से ले आए। तो कहीं कहीं प्रसंग बस जैसे कोई स्थिति बन गई या कोई घटना घटी या उनका कोई विवाद हुआ है तो उसको लेकर के हम ईरान को भी कभी कभी बीच में इंटर करा लेंगे, या फिर वो जैसे सिलेबस में दिया होगा तो उसको हम देखते हुए चलेंगे। तो मूलतः हम लोग पढ़ रहे हैं रोमन साम्राज्य की व्यवस्था को, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान का प्रभाव उस पर रहेगा या ईरान का वो प्रतिद्वंदी रहा है तो साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा संघर्ष करते रहते थे और इसी संघर्ष के कारण चीन वाले यानी जो चीन के निवासी थे वो इनको संघर्ष के कारण इनको ताचिन कहते थे। ताचिन कहते थे। तो एक चीज समझ में आ रही है, ताचिन कौन कहता था? चीन के निवासी। क्यों कहते थे? क्योंकि ईरान और रोम इन दोनों साम्राज्यों में आपस में निरंतर संघर्ष होता रहता था और इन्हीं संघर्ष की स्थितियों के कारण वो इनको नाम देते थे ताचिन का। तो इसमें अब और बहुत ज्यादा हम लोग नहीं खींचेंगे, नहीं तो चीजें जो है बाउंस करेंगी, समझ में नहीं आएंगी। इसलिए थोड़ा सा ही इसमें हम देखेंगे और थोड़ा थोड़ा ही सारे वीडियोस में देखेंगे, ज्यादा किसी में नहीं देखेंगे। बहुत ज्यादा फैक्ट्स लेने का मतलब हो जाता है कि चीजों को भूलना। तो भूलने की स्थिति से बचने के लिए हम थोड़ी चीजों को समझेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल सा एक बार रिवाइज करते हैं। तो जो ये व्यवस्था है तो पूरा क्षेत्र रहा है यूरोप का, उत्तरी अफ्रीका का और मध्य एशिया या पूर्व पश्चिमी मध्य एशिया का। ये पूरा क्षेत्र दो शक्तियों के हाथों में विभाजित रहा है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 650 ईस्वी तक का कालखंड जो रहा है इसमें 650 वर्षों में विभाजित रहा है। दोनों में निरंतर संघर्ष होता रहता था, दोनों प्रतिद्वंदी थे। इनकी सीमाएं फरात नदी के किनारे एक सक्रिय पट्टी के माध्यम से अलग होती थी, दोनों अपनी अपनी सीमाओं में होते थे। इनके संघर्ष के कारण इनको चीन के मूल निवासी ताचिन के नाम से जानते थे। ठीक, इतना हमारा इस चैप्टर के इस टॉपिक में है। तो उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक जो है जो बिंदु होगा, जो टॉपिक होगा हमारा अगले वीडियो में उसको देखेंगे और इसको हम इतने पर ही कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर हो जाने से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप लोग मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।